नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जो पहला लिंक है आप उसी पे क्लिक करके इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आ जाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपने सूक्ष्म अभ्यास के बाद आप बिगिनर हैं और सूक्ष्म अभ्यास आपने करा है, क्योंकि पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सूक्ष्म अभ्यास कैसे करना है और योगा की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो पार्ट 1 देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो में हम आज करेंगे कुछ ऐसे आसनास जो बिगिनर्स भी कर सकते हैं और जिनकी कोई बॉडी में इंजरी नहीं है, ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, अगर जिनको कोई इंजरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो इस वीडियो को आप नहीं फॉलो करेंगे। कुछ टाइम तक रुकेंगे, हील होने के बाद आप सभी आसनों का धीरे प्रयास कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कौन-कौन से ऐसे आसनास हैं जो हमें बिगिनर्स के तौर पर करना चाहिए, यानी कि शुरुआती टाइम अगर आपका योगा का हो रहा है और कब कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। सारी चीज़ें आपके मन में आ रहे हैं, ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि कौन-सा आसन करना है, कौन-सा नहीं करना है, गलत तो नहीं कर देंगे, समय कौन-सा होना चाहिए। तो ये सारे डाउट्स मैंने आपके इस वीडियो में, ये आपका फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, इस वीडियो में मैंने आपके क्लियर कर रखे हैं आराम से। एक-एक चीज़ मैंने आपको बताई है। 24 मिनट्स का ये वीडियो है, काफ़ी लंबा वीडियो है, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जो डाउट्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं, अब आसनों को करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे आसन हैं जिनको हम एज़ अ बिगिनर कर सकते हैं, शुरुआती टाइम की प्रैक्टिस में कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा मैं इसमें आपको नहीं बताने वाली ज़्यादा आसन, बहुत ईज़ी आसन बताऊँगी, बहुत ही ऐसे सिंपल आसन बताऊँगी जिनको करने में आपकी बॉडी में बहुत डिफ़िकल्टी ना आए, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है, बॉडी स्टिफ़ रहती है, जाम हो जाती है और खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कम आसनों को करेंगे, अच्छे आसनों को करेंगे और सिंपल तरीके से स्टेप वाइज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अपनी मैट पर और सबसे पहले हम इसमें जॉइंट मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहली वीडियो में जब जॉइंट मूवमेंट हमने कर लिया है, यानी कि जॉइंट्स को कैसे खोलना है, कैसे नहीं खोलना है, अपनी बॉडी को योगा के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब हम पहले वीडियो में ही जान चुके हैं। तो डायरेक्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप सबसे पहले आएँगे बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आप बटरफ्लाई की स्थिति में बैठेंगे, हल्का सा अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ करेंगे। नेक का डायरेक्शन आपका बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए, ना गर्दन को झुकाएंगे ज़्यादा, ना ज़्यादा ऊपर की तरफ करेंगे। बिल्कुल शिथिल आपकी सीधी कमर होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और उसके बाद अपनी लेग्स को मूव करें। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड ठीक नहीं है, मुड़ा हुआ है, गर्दन मुड़ी हुई है, तो आपको थोड़ा सा पोज को, अपनी जो आपका बटरफ्लाई का पोज आपने बनाया हुआ है, उसको एडजस्ट करना है पोस्चर को, और फिर सांस लेते हुए और फिर अब अपने लेग्स को मूव करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरे लेग्स काफ़ी नीचे आ रहे हैं। हो सकता है आपके लेग्स इतने ही आए, शुरुआती टाइम पे इतने ही आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आपको धीरे-धीरे जो समय के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लेग्स भी धीरे-धीरे इतना आएँगे, फिर एक टाइम पे पूरे नीचे आने लगेंगे। तो ये प्रोसेस है। अगर किसी की नेचुरली फ्लेक्सिबिलिटी ओपन हो रही है पैरों की, पैर अचानक से नीचे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और किसी की बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रही है तो कोई बात नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस से धीरे-धीरे आपके पैर नीचे, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ओपन होने लगेगी, आपकी हिप ओपनिंग होने लगेगी, और तो धीरे-धीरे आपको जो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट आप अपनी बॉडी में खुद से देख पाएँगे। तो अच्छे से 3 से 4 मिनट बटरफ्लाई आपको करना ही करना है शुरुआती टाइम पर, क्योंकि बॉडी की कंडीशन को देखते हुए हम योगा करते हैं, क्योंकि बिगिनर हैं आप और स्टार्टिंग का अभ्यास कर रहे हैं। अचानक से बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेंगे, बहुत बड़े-बड़े आसन कर लेंगे जिनमें फोल्डिंग है, होल्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रेच आ सकता है, नस खिंच सकती है। तो 4 मिनट, 3 से 4 मिनट, अगर हम 4 से 5 ना बोलें, 2 से 3 मिनट भी अगर आप कर रहे हैं बटरफ्लाई तो बहुत है। तो एक फिक्स टाइम आपको इसका बता देती हूँ, एवरेज टाइम 2 मिनट। 2 मिनट तक आपको बटरफ्लाई की प्रैक्टिस करनी है। 2 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आप हल्का सा 30 सेकंड तक इस तरीके से होल्ड करें। 30 सेकंड होल्ड करेंगे ऐसे ही,
होल्ड करने के बाद अभी इस वीडियो में मैं 30 सेकंड होल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। इससे पहला वाला जो पार्ट 1 है वो भी 24 मिनट का हो गया है क्योंकि इतना बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया है। और इस वीडियो में मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए क्योंकि आसनों को हम इसमें कवर कर रहे हैं, आसनों के बारे में ही हम बेसिक जानकारी देखेंगे। तो होल्ड करेंगे, इस तरीके से होल्ड करने के बाद ये आपको 30 सेकंड रुकना है। अगर आपके पैर इस कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहीं पर आपको होल्ड करना है इस तरीके से। बद्ध कोण आसना है, जब आप बटरफ्लाई को आराम से होल्ड करने लग जाते हैं और कमर बिल्कुल सीधी रहती है, तो इस स्थिति को हम बद्ध कोण आसना कहते हैं। तो इस आसन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी लीवर, किडनीज, हार्ट पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है। हिप ओपनिंग तो हो ही रही है, आप खुद से फील करेंगे, स्ट्रेच आएगा आगे से बहुत अच्छा सा। तो ये हिप ओपनिंग की तरह तो काम करता ही है। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के लिए आप अपने पैरों को इस तरीके से फ्लैट रखें। अब जब शुरुआती टाइम पर आपको ऐसे बैठने में बहुत बहुत एक्सट्रीम दर्द हो, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द आने लगे, तो यहाँ आप कोई सॉफ्ट टॉवल, कुशन, तकिया डाल सकते हैं। उसके बाद बैठिए आराम से, कोई आपको स्ट्रेच नहीं आएगा। और धीरे धीरे ऐसे ही अगर आप हैबिट बनाएंगे अपनी वज्रासन में बैठने की, तो आपका जो दर्द है वो भी गायब होने लगेगा क्योंकि एंकल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ने लगेगी और इतना वजन आपके पैर लेने लगेंगे आपकी बॉडी का नीचे, तो आदत होने लगेगी प्रैक्टिस से। तो आपको धीरे धीरे जो आपको दर्द हो रहा है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम के बाद आप करेक्ट वज्रासन इस तरीके से लगा पाएंगे। अब अभी हम वज्रासन में हैं। इस आसन की हम बात करते हैं। कितना सिंपल आसन है, कोई इसमें नकारात्मक खिंचाव आपकी बॉडी में नहीं आता है, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, कोई कार्डियो, कोई जंपिंग, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको सिंपली बैठना है और बैठने के बाद ब्रीदिंग करनी है, हल्का हल्का, बहुत लॉन्ग एंड डीप नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। जैसी सांसें आप लेते हैं छोड़ते हैं ऐसी आपको ब्रीदिंग करनी है। इस ब्रीदिंग का बेनिफिट ये है कि जब भी आपने खाना खाया है और आप ऐसे बैठे हैं तो आपका ना डाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, डाइजेशन फास्ट होता है। और धीरे धीरे अगर आप इस आसन की आदत बना लेते हैं, क्योंकि जब हम रात को खाना खाते हैं उसके बाद हम डायरेक्ट बेड पर जाते हैं या फिर हम कुछ पिक्चर्स देते हैं या फ़ोन में हम कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, तो आप लेट के ना करके ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर आप रिलैक्स होकर भी बैठ सकते हैं। आपने लंच किया है, आप घर में हैं, हाउसवाइफ हैं या कोई भी किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर पॉसिबल हो पाता है आप लंच टाइम के बाद ऐसे बैठिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ऐसे बैठिए। आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। आपने देखा है जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है उनको बॉडी में फैट कम लगता है, बॉडी में कम खाने के बाद भी बहुत लोगों का ऐसा होता है बॉडी फूल जाती है, तो वो डाइजेशन का ही प्रॉब्लम रहता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो खाना अच्छे से नहीं पचेगा, नहीं पचेगा तो शरीर फूलेगा, थायराइड आएगा, अलग अलग तरीके से पेट से संबंधित रोग आएंगे। तो उनसे बचने के लिए आपका डाइजेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने जाना वज्रासन का फ़ायदा। अभी हम वज्रासन में बैठे हैं, अब यहीं से हम थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा गैप, ताकि हम यहीं से आगे शशांक आसन यानी कि रैबिट पोज में जा सकें। हाथों को स्लाइड करते हुए आगे जाएंगे और खींचेंगे। देखिए पूरे हाथ आगे की तरफ खींचे हुए हैं। अब धीरे धीरे अपनी चेस्ट लगाएंगे और यहीं से 30 सेकंड होल्ड करेंगे। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे जब आप पीछे आएंगे, बैलेंस कहाँ, घुटनों पर बना हुआ। अब शुरुआती टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपके हिप जो है इस तरीके से उठने लगे, तो आपको प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है। हिप उठ रहे हैं कोई बात नहीं, आप आगे फोकस कीजिए और हिप को पीछे की तरफ बैठाने की, ऐसे हिप उठ रहे हैं, हिप चेस्ट को नीचे बैठाने की कोशिश कीजिए। एक टाइम के बाद आपका जो ये हैमस्ट्रिंग है और एंकल फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपन होने लगेगी। तो धीरे धीरे आपके जो हिप बटेक्स पार्ट है वो नीचे की तरफ इस तरीके से आराम से बैठने लगेंगे। तो इस आसन में आपको इतना डीप रिलैक्सेशन मिलता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। आपके आर्म्स की बहुत ज़्यादा हाथ थके हुए हैं या आर्म्स को रिलैक्स करना है, उसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आपकी लोअर बैक पेन है उसमें भी आप ये कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मैं आपको एक इसका बेनिफिट बताती हूँ। आप मॉर्निंग उठ रहे हैं, बेड में हैं और बेड में उठने के बाद बहुत लेजीनेस फील हो रही है, नहीं उठा जा रहा है, तो आप आराम से बेड में ही आप ऐसे लेट सकते हैं थोड़ी देर
1 से 2 मिनट में अगर आप बेड में ऐसे हेड रख के कर रहे हैं आराम से इस आसन को, तो इससे क्या होगा, जितनी भी एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में उठने के बाद लेजीनेस फील हो रही है, चिड़चिड़ापन आपको महसूस हो रहा है, तो वो धीरे धीरे इससे गायब होने लगेगा और एक फ्रेश माइंड से आप 1 मिनट के बाद उठ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी आपको बता रही हूँ 30 सेकंड होल्ड करना है, लेकिन आप ज़्यादा भी इससे होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इससे बॉडी में कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। 1 से 2 मिनट भी इसको होल्ड कर सकते हैं, डीप रिलैक्सेशन मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। अब यहीं से हाथ आपके जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। हाथ सपोज कीजिए मेरे हाथ यहाँ पे हैं आगे, और अब धीरे से यहीं से ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ इन करते हुए पैरों को मिला लेंगे पीछे, और ये आ गए हम कोबरा पोज में। बिगनर्स के लिए ये है कि आप हाथों को हल्का सा बेंड करके रखें, एकदम सीधे नहीं, सीधे होंगे तो गर्दन में आपकी लोड पड़ेगा। हाथों को बिल्कुल सीधे करके रखेंगे, हल्का सा बेंड करके रखेंगे। और जो लोग एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो सीधे कर सकते हैं, उनका पूरा पीछे की तरफ बेंडिंग होने लगेगा, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इस तरीके से हाथ बेंड करके रखें हल्के से, और ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस से रैबिट पोज में आना है। देखिए ब्यूटीफुल तरीके से आप रैबिट पोज में भी आ गए, पोस्चर खराब भी नहीं हुआ। ये तब होगा जब आप अपने हाथ पैरों को स्लाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोबरा पोज में जाना है और कोबरा पोज में जाते वक्त आपने स्लाइड कर दिया हाथों को, यानी कि हाथों को आगे पीछे खिसका दिया, तो इससे क्या होगा कि बॉडी का पोस्चर जो वापस आप रैबिट पोज में आएंगे, शशांक आसन में आएंगे, वो नहीं आ पाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं, आप बहुत बारीकी से देखिएगा। सोचिए अभी हम रैबिट पोज में है और यहीं से हमें कोबरा पोज में जाना है। देखिए करेक्ट पोस्चर है। अगर मैं हाथों को आगे पीछे इस तरीके से पहले खिसका दूँ तो फिर प्रॉपर जो हमारा भुजंगासन है, वो कोबरा पोज है, वो नहीं लग पाए। देखिए अटक रही है बॉडी, थोड़ा सा मूव किया मैंने पैरों को, अटक रही है, जा बहुत मुश्किल से जा पाएगी, गलत पोस्चर होगा। तो आपको क्या करना है, जिस पोस्चर में आप हैं, फिर से हम रैबिट पोज में जाएंगे। रैबिट पोज में जाने के बाद अब जहाँ पर आपके हाथ हैं आगे वहीं पर रहने दें, कोई मूवमेंट नहीं करना है। हल्का सा ब्रीथ इन करेंगे, ये देखिए पूरा बॉडी आगे चली गई है, अच्छे से आपने भुजंगासन कर लिया। अब होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस से रैबिट पोज। बहुत इजी, बहुत ही इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप बिगिनर हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात में कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है भुजंगासन करने में। देखिए थोड़ा स्ट्रेच तो आएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे थोड़ा तो खिंचाव आएगा, और आना भी चाहिए। बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा तो फिर आप योगाभ्यास कैसे करेंगे। थोड़ा सा खिंचाव लाना है, खिंचाव से डरना नहीं है। बॉडी में कभी कोई चीज़ का खिंचाव आता है, स्ट्रेच होता है, तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा फील करना है, पॉजिटिव फील करना है कि हाँ बॉडी में इसका इफेक्ट पॉजिटिव वे में मिलेगा। भले ही अभी स्ट्रेच से आपको हल्का फुल्का पेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरल पेन होता है, उसमें आपको कोई मेडिसिन इनटेक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा मैंने बेंडिंग करा और बेंडिंग करने के बाद आपको लगा कि नहीं थोड़ा सा कमर में स्ट्रेच आ रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बेंडिंग करी, कोबरा पोज करने के बाद इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप रैबिट पोज में इस तरीके से रिलैक्स करें। इससे आपका जितना भी स्ट्रेच है, लोअर बैक में आया हुआ जितना भी यहाँ पे स्ट्रेच है, वो सब गायब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोई फॉरवर्ड जा रहे हैं आसन में या बैकवर्ड जा रहे हैं, उसका अपोजिट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो वहीं पर हील हो जाता है। आप फॉरवर्ड गए हैं, उसका बैकवर्ड चले जाइए, आराम से आप हील हो जाएंगे। आपकी लोअर बैक में कहीं पे भी पैरों में अगर खिंचाव है तो वो धीरे धीरे आपका वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। अगले अभ्यास के लिए आपको आना है अपनी मैट पर फिर से। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बैठ के ही जितने आसन आप कर सकते हैं उनको बता रही हूँ, ज़्यादा मैं आपको स्टैंडिंग पोजीशन वाले नहीं बता रही हूँ, उनके लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे कभी। लेकिन अभी हम उन्हीं आसनों को देख रहे हैं जिनको आप बैठ के कर सकते हैं। बैठ के करने के बाद अब आपको क्या करेंगे, थोड़ा साइड ट्विस्टिंग भी करनी ज़रूरी है। ट्विस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, एक पैर को आप मोड़ के रखेंगे। मैंने अपना राइट लेग बिल्कुल मोड़ के रखा हुआ है, लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा मैं साइड की तरफ ले गई। बॉडी का पोस्चर मेरा करेक्ट ये है, यानी कि पैर पूरा और थोड़ा पीछे जाएगा, पॉइंटेड रहेंगे फिंगर्स आपकी तरफ। ध्यान रखें पैर इस तरीके से ढीला नहीं रहेगा, ये गलत है। आपको पॉइंटेड रखना है ताकि काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, थाइस की मसल प्रॉपर एक सीध में रहे, कोई इससे नकारात्मक खिंचाव आपको ना मिले। अब अपने दूसरे हाथ से, जो आपका बायां पैर है, बायां हाथ है, यहाँ अपने थाइस के ऊपर रखेंगे और ग्रिप बना के रखेंगे, और यहाँ से हाथ सीधे करेंगे, इनहेल करेंगे और साइड की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। 2 सेकेंड होल्ड करें, होल्ड करने के बाद बैक अगेन,
होल्ड 2 सेकंड। अभी अगर आप इसको होल्ड ना करें शुरुआती टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। अगर जिन लोग महिलाओं का बेली होगा या जिन पुरुषों का बेली होगा, उनको थोड़ा पहुँचने में ना यहाँ डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आप यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ होल्ड करने के बाद ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर बेली फैट आ रहा है, बेली काफ़ी आपका बड़ा है और टमी की वजह से आप इधर नहीं झुक पा रहे हैं या हाथ ऐसे अटक रहा है, इधर हाथ नहीं आ पा रहा है इस तरीके से, हाथ आने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप यहाँ रख सकते हैं हाथ को। हाथ को यहाँ रखने के बाद फिर आप 1 2 3 इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी को हम दूसरे साइड एक बार देखते हैं। दूसरी साइड करने के लिए सेम वही प्रोसेस, एक घुटना मुड़ा रहेगा। अभी मैंने अपना लेफ्ट घुटना बिल्कुल मोड़ लिया है, राइट वाला सामने की तरफ गया है, मेरे राइट हैंड साइड पे गया है, फिंगर्स उसकी मेरी तरफ है और अब हमारा जो राइट लेग सीधे गया है उसी का राइट हैंड आपको यहाँ ग्रिप बनानी है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर हाथ नहीं पहुँचे इधर तो यहाँ पर आप हाथ को दबा के रखें, ठीक है। इसके बाद आप फिर से हाथ बिल्कुल सीधे, इनहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल डाउन। शुरुआती टाइम पे अगर आप इतना नहीं जा पा रहे, जैसे अगर आपको लग रहा है कि हम काफ़ी नीचे जा रहे हो तो आप इतना आ जाएगी, 1 2 1 2 इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका साइड का फैट अच्छे से टोन हो जाएगा, साइड में लूज हो रही मसल्स अच्छे से टाइट होने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, आपकी किडनीज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नेक में अगर क्रैम्प वगैरह है, सर्वाइकल है, तो फिर किसी भी आसन को आप ना करें, फिर तो आपको योग शिक्षक की देख रेख में ही योगासन करने चाहिए। मेजर प्रॉब्लम होती है तो आप जो योगा टीचर होते हैं उनकी देख रेख में योगा करें, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम आप खुद से हील नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप योग के जानकार हैं, आपको योगा के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप हील भी हो जाएंगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगले अभ्यास में हम इसी का वेरिएशन करेंगे। अब वेरिएशन क्या है कि पैर खुले हैं, पैर खुले रहेंगे आपके और यहीं पर हम चक्की चलाएंगे, यानी कि मिल्क क्रंचिंग पोज, आपने सुना होगा नाम, मिल्क क्रंच, जैसे चक्की चलती है ऐसे ही हम रोटेशन करेंगे। रोटेशन यानी कि घुमाएंगे। मेरी बॉडी बिल्कुल सीधी है, कमर मैंने बिल्कुल, स्पाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधे रखा है, झुका के नहीं रखा हुआ है। अगर यहाँ कंपन फील हो शुरुआती टाइम पर आपको, तो यहाँ आप अच्छे से पिलो रख सकते हैं दोनों साइड, या कोई टॉवल रख सकते हैं। उसके बाद अब आप रोटेशन करेंगे। रोटेशन कैसे होगा, ये लेफ्ट साइड से मैं जाऊँगी राइट साइड की तरफ, या आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं। गर्दन को बिल्कुल ऐसे नहीं रखेंगे, गर्दन आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल लूज रहेगी, कोई स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ दाहिनी ओर से मैं बाईं ओर जा रही हूँ, यानी कि राइट से मैं रोटेट करते वक्त लेफ्ट आऊँगी, लेफ्ट आने के बाद हल्का सा पीछे की तरफ भी मैं बैलेंस बनाऊँगी और देन फिर राइट। अब आप समझ रहे हैं, एक बार देखते हैं कैसे करा जाएगा। हाथ आप ऐसे भी कर सकते हैं और आगे की तरफ ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए एक बार हम आगे की तरफ, हाथ फिंगर्स हैं, आपकी पाम को आगे की तरफ करते हैं। अब उसके बाद राइट साइड, लेफ्ट साइड और यहीं से हल्का सा पीछे, आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ से मैं पीछे, हल्का सा, बहुत हल्का सा बैलेंस बनाते हैं। फॉरवर्ड, लेफ्ट साइड, बैक, राइट साइड, फॉरवर्ड। अब बहुत बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल। ऐसे ही 30 से 40 बार एक साइड घूमें, फिर 30 से 40 बार आप एक साइड घूमें। 30 से 40 बार बहुत कम है शुरुआती टाइम पर, धीरे धीरे आप 100 के राउंड भी लगा सकते हैं, 100 इस तरफ 100 इस तरफ। अब इसका बेनिफिट सुने, पहले तो आपकी जितनी भी हैमस्ट्रिंग टाइट है, ऐसे कंपन हो रही है, धीरे धीरे पूरी खत्म हो जाएगी। एक हफ्ते की लगातार प्रैक्टिस से ही काफ़ी खत्म हो जाएगी। अगर आपने 100% प्रैक्टिस को दिया, तो ऐसा नहीं 10-20 करके छोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि आपने बोला था एक हफ्ते बाद प्रैक्टिस करो, एक हफ्ते बाद ये कंपन ठीक हो जाएगी हैमस्ट्रिंग, ऐसा नहीं है। एक टाइम लिमिट आपकी बॉडी को देनी पड़ेगी, एक अच्छा सा प्रैक्टिस का शेड्यूल आपकी बॉडी के लिए बनाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और दूसरा, जिन लोगों को इनफर्टिलिटी हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो यहाँ यूट्रस पे इसका बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है, ये यूट्रस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और आपके साथ ही साथ बॉडी में पूरी अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन करता है, आपके साइड फैट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर इसी में आप वेरिएशन करें, अगर बेली फैट है और आप कह रहे हैं कि थोड़ा बेली फैट भी है, साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो जाए इसी में, ईजी भी है, बेली फैट भी है, तो आपको क्या करना है, हाथों को ऊपर और अब रोटेशन करना है पूरा, हाथ ऊपर करते हुए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो साइड से
इस तरीके से आपका कोर पे फ़र्क पड़ेगा। आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको स्ट्रेच खुद से फ़ील होगा और धीरे-धीरे यही प्रोसेस अगर आप पूरा एनर्जी के साथ करते रहें, साइड से, सामने से, ये वाला जो बेली फैट है, इस तरीके से धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेगा। बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 10 दिन में या 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आपको योगा से कितना बेनिफिट मिलने वाला है, किसी आसन से कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और धीरे-धीरे अपने पैरों को पास में ले आएँगे और फिर से बटरफ्लाई करने का प्रयास करेंगे। बटरफ्लाई करने का प्रयास करें इस तरीके से। फिर यही आप 30 से 40 सेकंड तक करते रहें। उसके बाद जब आपके पैर रिलैक्स हो जाए, आप किसी भी प्राणायाम को कर सकते हैं। अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, कोई भी डीप रिलैक्सेशन जिससे आपको मिले, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो रहा हो, वो प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो ये था डिटेल वीडियो आपके आसनों के बारे में। बहुत कम आसन मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी मैंने 10-12 आसन आपको बता दिए हैं। हमने 4 से 5 आसन कवर किए हैं, लेकिन उनकी बारीकी को समझा है, उनकी डिटेल्स को अच्छे से हमने जाना है। कौन-कौन सी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, वो भी हमने इसमें जाना है। लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। जब तक आप वीडियो को स्किप करते रहेंगे, आपके मेन पार्ट छूट सकते हैं, फिर मन में डाउट्स आते हैं कि नहीं आपने ये नहीं बताया, तो ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल बारीकी से देखें, क्योंकि ये आपकी बॉडी का सवाल है। अगर आप सोचते हैं कि आप बोर हो रहे हैं, आपको थोड़ा-सा बोरिंग लग रहा है वीडियो, आप स्किप करके देख लेते हैं, चलो छोड़ो ये वाला पार्ट छोड़ो, ये वाला देख लेते हैं। लेकिन इससे ना बॉडी में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम मीन्स कि आप जो चीज़ सीखना चाहते हैं, वो आपने तो स्किप कर दिया है, अब आप वीडियो क्या देखेंगे? अपने सैटिस्फैक्शन के लिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो बॉडी सैटिस्फाई नहीं हो पाएगी। आपके लिए योगा में आपको बेसिक बहुत ज़ीरो से सीखना पड़ेगा, बहुत ज़ीरो से। कोई भी कोर्स है वो बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए। आप थ्योरेटिकली सामने की बुक्स पढ़े रहती हैं, आप पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये है बॉडी का सवाल। डिफरेंट टाइप्स की बॉडी होती है, हज़ारों तरीके का। मनुष्य जीवन एक है, मनुष्य शरीर एक है, लेकिन शरीर की जो कंडीशंस है ना, सबकी अलग है। जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, किसी को ये चीज़ सूट होती, किसी को ये नहीं होती, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हार्ड है, किसी की नेचुरली ओपन है, किसी को ये आसन सूट करता है, किसी से बैक पेन होता है। तो आप सोचिए कि ये सब चीज़ें इतनी बारीकी से सीखने के लिए, आपकी बॉडी को परमानेंट फिट बनाने के लिए आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। और मैं अपनी वीडियो में आपको आजकल कोशिश कर रही हूँ, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो है वो डिटेल में बताया। बहुत ज़्यादा आसन मैंने उसमें आपको नहीं बताया, लेकिन इतना डिटेल में बताया है कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और भले ही आप एक वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो को देख के ही आपकी बॉडी के बारे में आपको काफ़ी ज्ञान मिल जाना चाहिए। तभी हमारा वीडियो बनाया हुआ वर्थ है और आपका देखा हुआ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वर्कआउट वीडियो या किसी आसनास के डिटेल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आराम से आप अपने शरीर के बारे में सोचिए, कैसे आपकी हेल्थ कंडीशन है, कैसे इम्यून को बढ़ा सकते हैं। वेट बढ़ाने वाले भी बहुत सारे इसमें से आप लोग देख सकते हैं, जिनको वज़न बढ़ाना हो। वज़न बढ़ाने का एक ही तरीका है, आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होना चाहिए। यहाँ भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएँगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। योगासन होते हैं, योगासनों में आपको योगासन करने के बाद आपका मेटाबॉलिज़्म थोड़ा बढ़ता है, अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर भूख लगती है, फिर आप खाना खाते हैं, तभी आपका वेट गेन हो सकता है। सप्लीमेंट लेके एक पल के लिए आपको आराम मिल सकता है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेके भी मिल सकता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहता है। बॉडी इंटेस्टाइन को अंदर ही अंदर जो आपकी आंतें होती हैं, उनको उनकी लत लग सकती है, फिर उसी से भूख लगेगी, उसी से खाना खाएँगे। मेडिसिन इनटेक नहीं करेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो उसके लिए भी मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप योगा अभ्यास करो, बहुत हैवी मत करो जिससे आपका वेट लूज़ हो जाए। बहुत ब्यूटीफुल आसनास हैं, बहुत रिलैक्सेशन वाले आसनास हैं, जिनके आपका वेट लॉस नहीं होता है। आपके डाइजेशन पे अच्छा फ़र्क पड़ेगा। डाइजेशन के लिए आप योगा करो, भूख बढ़ेगी, भूख लगेगी, खाना खाएँगे और अच्छे से एक हेल्दी, अच्छे इम्यून वाली बॉडी आपकी बन जाएगी। और टेंशन से आपको छुटकारा मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहिए और खूब खाइए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन जंक फूड, गंदे फूड से बचिए।